हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बोला था कि जनरल नॉलेज की क्लास स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वैसे भी लेट हो गया काफ़ी, सितंबर में करने वाले थे, लेकिन जो स्कूल के मैनेजर की चोट लग गई थी, मैंने पहले बताया था, तो उस वजह से चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई। तो अब करते हैं। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो मेरे हिसाब से हम सौरमंडल से स्टार्ट करते हैं, और अगर सौरमंडल से भी बाहर जाते हैं तो फिर आकाशगंगा है, फिर बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, फिर ये ब्रह्मांड है पढ़ने के लिए, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाएंगे क्योंकि ब्रह्मांड असीमित है, और असीमित होने के साथ साथ वो फैल रहा है। जितना है असीमित वो और बड़ा हो रहा है, तो वहाँ तक नहीं जाना, स्कूली लेवल पे रहना है। तो हम सोलर सिस्टम से या सौर मंडल से स्टार्ट करते हैं। तो सौर मंडल एक परिवार मान लो थोड़ी देर के लिए। तो जैसे परिवार का मुखिया होता है पिता, वैसे ही सौर मंडल का जो मुखिया है वो है सूर्य। ठीक, तो फिर जो परिवार में पिता है तो माता है, फिर भाई है, बहन है, भतीजा है, ऐसे सब हैं। तो किन किन को मिला के परिवार बनता है, तो उसी हिसाब से किन किन को मिला के सौर मंडल बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। कि वैसे तो मुझे चीज़ें पता हैं नॉर्मली, लेकिन क्योंकि ये जनरल नॉलेज कंपटीशन होने वाली है और उसमें आपको 100% एक्यूरेट चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, तो मैं कुछ चीज़ें देख के बताऊँगी। जैसे कि पता है कि सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम से, ये आपने बहुत पढ़ा होगा कि सूर्य जो है किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। तो हाइड्रोजन है 73%, लेकिन 73 पॉइंट समथिंग है, तो वो आई थिंक 46 है, 73.46, हाँ 73.46% हाइड्रोजन है। तो ये जो 0.46 है ना, इसको भी मैं सही से बता पाऊँ, इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। ऑलराइट। तो सौर मंडल एक परिवार अगर मानो तो मुखिया है सूर्य। सूर्य मुखिया है तो वो मध्य में है, बीच में है, और उस मुखिया के, उस सूर्य के आसपास उसके परिवार के बाकी लोग चक्कर लगा रहे हैं। कौन है बाकी लोग परिवार में? ध्यान से सुनो। सूर्य, 8 ग्रह, सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें कि एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है। ठीक है, तो 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। पहले 9 ग्रह माने जाते थे हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से, या फिर शायद साइंटिफिक रिसर्चेस, बट अभी जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, साइंटिस्ट 9वें ग्रह जिसको माना था, जो यम था उसको अब ग्रह नहीं मानते। तो आज की डेट में आपको 8 ग्रह ही याद करने हैं। उसको क्यों नहीं मानते वो एक अलग बात है, उसको छोड़ दो अभी। 8 ग्रह, एक सूर्य है जो कि तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तारा क्या होता है? तारा वो होता है जो कि खुद के अंदर ईंधन जला के और आसपास के ग्रहों को लाइट और एनर्जी देता है, हीट देता है, प्रकाश देता है और गर्मी देता है, और रेडिएशन जो देता है वो भी आएगा सिलेबस में। फिलहाल तारा क्या है? जो खुद जलता है, दूसरों को रोशनी देता है, दूसरों को गर्मी देता है। तो सूर्य एक तारा है। ओके, उस सूर्य एक तारे के चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं, 8 ग्रह। 8 ग्रहों के अलावा भी और चीज़ें भी हैं जो उसका राउंड लेती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो 8 ग्रह का भी राउंड लेती हैं। सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, ग्रहों के चारों तरफ जो घूमते हैं वो उपग्रह होते हैं। तो सब कुछ कितने कितने हैं वो एक बार बताती हूँ कि एक सूर्य, 8 ग्रह, और ग्रहों के चारों तरफ घूमने वालों को उपग्रह कहते हैं। तो 172 उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो टोटल 172 उपग्रह। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे ग्रह हैं जिनको कि बौने ग्रह बोलते हैं। बौने ग्रह वो हैं 5 बौने ग्रह। 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, 172 उपग्रह। उसके अलावा हमारे जो मंगल ग्रह और जो बृहस्पति ग्रह, उसके बीच में एक बेल्ट है, एक बहुत ही धुंध सी छाई हुई है। वो धुंध क्या है? यहाँ से धुंध दिख सकती है आप अगर टेलीस्कोप से देखोगे, बट आप जब उसको जूम करके देखो तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे धूमकेतु हैं, रॉक्स हैं, मटेरियल्स हैं। तो बहुत सारे वहाँ पे भी छोटे छोटे उल्का पिंड कह सकते हैं, मीटियोरॉइड्स कह सकते हैं, धूमकेतु हैं, ये चीज़ें हैं। आइस है, बर्फ़ है, उसके टुकड़े हैं, तो एस्टेरॉइड्स बोलते हैं उनको। वो है एक बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट। तो इन सबको मिला के अपना बनता है सौर मंडल। ठीक है, तो सौर मंडल का मुखिया सूरज। तो पहले सूरज पे बात कर लेते हैं।
फिर उसके बाद हम बाकी ग्रहों पे आते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सूरज है, आप धरती पे हो, सूरज जब थोड़ा लेट उगता है, मौसम बदलता है, तो कितनी सर्दी होती है कि हमें स्वेटर पहनने पड़ते हैं। और जब सूरज ज़्यादा चमकता है, मैं आपकी भाषा में समझा रही हूँ, उसके भी टर्म्स हैं लेकिन उन पे नहीं जा रही, तो गर्मी इतनी हो जाती है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसा क्या है सूर्य में, ऐसा क्या है जो इतनी दूर सूरज है? कितनी दूर सूरज है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारी धरती से, 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहाँ से भी अगर कोई यहाँ पे अपनी गर्मी पहुँचा पा रहा है, अपनी लाइट पहुँचा पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी और लाइट है। ठीक, अब इतनी दूर इतना बड़ा कोई ग्रह, वो तारा, कहाँ से आती है उसके अंदर इतनी गर्मी और इतनी लाइट? उस चीज़ को समझो। तो उसको समझने के लिए हमें उसका कॉम्पोजिशन समझना होगा कि सूर्य बना किससे है। ठीक है, तो जैसे कि अगर एक मोमबत्ती जलाओ तो अलग गर्मी और चमक रहेगी, और अगर एक दिया जलाओ तो अलग रहेगी, एक गैस की फ्लेम जलाओ तो अलग रहेगी, और बम फट जाए तो फिर बहुत ही हीट होती है और बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो क्या क्षमता है सबकी? तो सूर्य में किस चीज़ की क्षमता है जो इतना ज़्यादा लाइट और हीट है? तो सूर्य के अंदर है मेनली हाइड्रोजन और हीलियम, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम। उसके अलावा भी थोड़े और एलिमेंट्स हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम की मौजूदगी की वजह से ही इतनी ज़्यादा वहाँ पर गर्मी और लाइट है। कैसे? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है, इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं, और ये साइंस की रिएक्शन होती है। तो जनरल नॉलेज में अभी वहाँ पे बाद में जाएंगे। आप एक लाइन में समझो कि हाइड्रोजन से जब हीलियम बनता है तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस क्रिया में, हाइड्रोजन से हीलियम बनने की क्रिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा बम, जैसे परमाणु बम सुना होगा आप लोगों ने, परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम। और यही हाइड्रोजन बम जो है वहाँ पे हर सेकंड अरबों फूटते रहते हैं सूर्य में, तो उतनी एनर्जी रिलीज होती है, वो यहाँ पे हीट, गर्मी और लाइट मिलता है। तो किससे? हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। ये एक नाभिकीय संलयन क्रिया है, और इसी क्रिया की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाइट और हीट दोनों ही बनती हैं, प्रकाश और गर्मी। उसके अलावा सूरज में क्या क्या है? तो ये सब चीज़ें, जैसे 73% मैंने बताया था कि हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है, लेकिन पॉइंट्स में भी है, तो मैं पॉइंट्स में बता देती हूँ आपको, ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी। ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन है 73.46%, हीलियम है 24.85%, ऑक्सीजन है 0.77%, कार्बन है 0.29%, आयरन है 0.16%, नियॉन है 0.12%। तो ये बहुत ही माइन्यूट परसेंट्स हैं, 0.1% में है। तो बाकी चीज़ें मैं ऐसे ही बता देती हूँ, उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन है क्या क्या ये ध्यान रखना। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, नियॉन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, नियॉन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर। एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट कर लेना। ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए एक सेटअप चाहिए, उतना अभी टाइम नहीं था, लेकिन वैसे भी कर लेंगे। फिलहाल अभी वीडियो को ध्यान से सुनो तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मेनली जो हमें वहाँ से लाइट मिलती है, जो हीट मिलती है, वो हाइड्रोजन से हीलियम बनने की क्रिया जो है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया की वजह से ही मिलती है हीट और लाइट। अब आता है कि सूर्य इतनी दूर बैठे बैठे इतना सारा हीट दे पा रहा है, इसका मतलब साइज में बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। और उससे पहले ये जान लो कि सूरज कितना पुराना है। सूरज 460 करोड़ साल पुराना है, 460 करोड़ साल पुराना है। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, कुछ और चीज़ें बताती हूँ आपको कि रेडियस
ये सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य के अंदर कितनी पृथ्वी आ सकती हैं, सूर्य की जो साइज है वो कितनी बड़ी है। रेडियस समझते हैं आप? रेडियस होता है, जैसे मान लो ये चूड़ी है, ये तो वैसे सर्कल है लेकिन गोला बॉल मान लो ऐसे ही होता है। तो इसका अगर ये सेंटर है तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, एक कोने से दूसरा कोना बिल्कुल बीचों बीच अगर मिलाते हैं तो ये इसका व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। बिल्कुल आधा आधा काट दो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है व्यास। व्यास का अगर आधा यानी कि इसके सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है उसको कहते हैं रेडियस। तो जो रेडियस है, सूर्य की जो रेडियस है, त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुनी ज़्यादा है। 109 गुनी। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6378 किलोमीटर। तो सूरज की कितनी है? 6,96,342 किलोमीटर है ये, इतनी त्रिज्या है उसकी। तो इतनी त्रिज्या होने की वजह से अगर किसी की त्रिज्या इतनी है, त्रिज्या का मतलब सेंटर और ये, तो ये इतना बड़ा है, ठीक है। अगर ये त्रिज्या इतनी बड़ी हो जाए और गोला बनाया जाए तो गोला बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब त्रिज्या 109 गुनी हो जाती है तो सोचो वो गोला कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा गोला होगा। कितना बड़ा गोला है? इतना बड़ा गोला है कि हमारी धरती जो इतनी बड़ी है जिस पे अरबों लोग रहते हैं, ऐसी धरती उसमें 13 लाख आ जाएंगी। सूर्य के अंदर 13 लाख धरती आ जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। तो इतना बड़ा है सूर्य। अब सूर्य जो लाइट देता है वो उसको पृथ्वी में आने में कितना टाइम लगता है। अभी आप बल्ब ऑन करो, जैसे बटन ऑन करते हो सब जगह एकदम लाइट फैल जाती है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज़ है। वो मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगी, अभी पहला वीडियो इस हिसाब से बना रहे हैं छोटे क्लास को भी समझ में आए, चीज़ें धीमे धीमे बढ़ाऊंगी। तो सोचो सूर्य तो इतना दूर है तो कुछ टाइम लगता होगा जी। सूर्य से धरती पे प्रकाश को आने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं वहाँ से लाइट को धरती में आने में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ तक। अब सूर्य से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सूर्य से आगे हैं 8 ग्रह। तो 8 ग्रह में हम सबसे पहले आते हैं सूर्य के जो सबसे पास वाला ग्रह है। सूर्य के जो सबसे पास ग्रह है वो है मरक्यूरी। मरक्यूरी मतलब बुध। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, ये ध्यान रखना। जो सूर्य के सबसे पास है वो सबसे छोटा है। और क्योंकि वो सूर्य के इतने नज़दीक है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट और इतनी ज़्यादा हीट आती है, वहाँ जीवन संभव नहीं है। तो वहाँ कोई जीवन नहीं है, वहाँ कोई जीव जंतु नहीं है। मरक्यूरी है जो सबसे छोटा और सबसे नज़दीक सूर्य के। और मरक्यूरी यानी बुध, उसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अब बुध के बाद जो अगले नंबर पे ग्रह आता है, ये बीच में सूरज है तो ऐसे आसपास बुध घूम रहा है उसके चारों तरफ, ठीक है। उसके बाद एक और सर्कल में, सर्कल नहीं एक्लिप्स वो होता है, एलिप्स होता है। तो अभी आप सर्कल ही मानो कि दूसरे नंबर पे घूम रहा है शुक्र। दूसरे नंबर पे घूम रहा है शुक्र। शुक्र जो है वो सबसे ज़्यादा चमकदार होता है, गर्म होता है, सॉरी चमकदार तो यहाँ से इतना नहीं चमकदार होता है, बट क्योंकि बृहस्पति बड़ा है तो बृहस्पति बड़ा दिखाई देता है। बट आप गर्म, आपको याद रखना है कि सबसे गर्म है दूसरे नंबर पे, लेकिन गर्म है सबसे ज़्यादा शुक्र। एक और चीज़ शुक्र की विशेषता है कि शुक्र का जो साइज़ है वो अर्थ के लगभग बराबर है, हमारी धरती के लगभग बराबर है शुक्र ग्रह का साइज़, यानी कि साइज़ आकार, हाँ आकार लगभग धरती के बराबर है। इसलिए शुक्र को धरती की बहन भी कहा जाता है। मेरा एक एक सेंटेंस आप ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। शुक्र ग्रह को धरती की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हम पृथ्वी पे, जहाँ हम रहते हैं। हम रहते हैं जहाँ पे वो सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक। ये पृथ्वी, यहाँ पे जीवन है।
अभी तक जितने भी 8 ग्रह हैं कहीं पे भी जीवन मिला तो नहीं है। अगर है भी तो अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढ नहीं पाया। तो हम यही मान के चलेंगे कि सिर्फ धरती पर ही जीवन है और कहीं जीवन नहीं है। और कहीं जैसे हम जिंदा हैं, जिंदगी है, यहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, वहाँ कहीं और नहीं। मरकरी पे तो होने के, बुध पे होने के चांसेस ही नहीं है, वो एकदम सूर्य के नज़दीक है। मंगल इतना, शुक्र इतना गर्म है कि वहाँ पे भी चांसेस नहीं है। लेकिन धरती और धरती के पीछे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, वहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि जिंदगी है या नहीं है। तो धरती पे जीवन है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। 365 ही याद रखो, ठीक। पृथ्वी के बाद जो आता है चौथा, वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, अगर आपने कभी फोटो देखी होगी मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह लाल दिखता है हमेशा। थोड़ी एनलार्ज फोटो देखी होगी अगर अपनी किताबों में, तो धरती नीली दिखती है पानी की वजह से, वायुमंडल की वजह से, और मंगल ग्रह लाल दिखता है, तो उसको लाल ग्रह भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें याद कर लो कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, ठीक। बट लाल क्यों दिखता है धरती से, उसको याद करना जरूरी है। वहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, इस वजह से वो धरती से लाल दिखता है मंगल ग्रह। आयरन ऑक्साइड आप ऐसे जान लो, आयरन लोहा, लोहे पे जंग लग जाती है, कुछ कुछ ब्राउन ब्राउन होता है, तो रेडिश रेडिश है, लाइट अगर उसको करें तो रेडिश दिखेगा। इसी आयरन ऑक्साइड की वजह से मंगल ग्रह लाल दिखता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, मंगल ग्रह पे एक पहाड़ है, ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स हमारी पृथ्वी पे सबसे ऊंचा पहाड़ या चोटी मानी जाती है माउंट एवरेस्ट। तो पूरे 8 ग्रह पे धरती एक ग्रह है, धरती पे सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट अगर पर्वत, तो हर ग्रह को मिला के अगर सारे ग्रहों का, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ढूंढा जाएगा तो पृथ्वी का नहीं, वो है मंगल ग्रह का। और वहाँ पे उस पर्वत का नाम है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। अब आते हैं, तो ये मंगल हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, 4 ग्रह हो गए। इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह क्यों बोलते हैं? सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, चारों और भी 4 घूम रहे हैं, इनको आंतरिक, बाकी 4 को बाहरी बोलते हैं। क्यों? इन 4 को आंतरिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन चारों की तरफ एक बेल्ट है, एक धुंध जैसी, कोहरे जैसी छाई हुई है। फिर उस धुंध के उस तरफ बचे हुए 4 ग्रह हैं, तो धुंध के इस तरफ उस बेल्ट के अंदर बोलते हैं इनर ग्रह, आंतरिक ग्रह, और उस बेल्ट के बाहर वालों को बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो वो बेल्ट का नाम क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे एस्टेरॉयड हैं, धूमकेतु हैं, उल्कापिंड हैं, धूल के कण हैं, बर्फ़ है, टुकड़े हैं, जो ये होते हैं आयरन वगैरह, जिनको खनिज पदार्थ हैं, और वहाँ पे बर्फ़ के ग्रह टुकड़े घूम रहे हैं, ठीक है। तो उन सब का जो दूर से देखने पे वो धुंध जैसा दिखता है, तो वो एस्टेरॉयड बेल्ट कहलाती है। एस्टेरॉयड बेल्ट के जस्ट बाद है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ही, आपको पता है, ज़्यादातर को पता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये जो 4 ग्रह मैंने आपको बताए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हैं जैसे हमारी धरती है ना, मिट्टी है, यहाँ पे लोहा है, सब कुछ सॉलिड है। ये आपको ऐसा, ये गैस की बनी हुई धरती नहीं, ये सॉलिड धरती है, आप इस पे रहते हो, तो ये आपकी मजबूत धरती है। उसके एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जो बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह हैं, वो उनको छुओ, आप ऐसे मान लो कि गैस का गोला है, आप उंगली डालो तो चली जाए। अब पृथ्वी पे ऐसे आप उंगली डालोगे जाएगी नीचे? नहीं, मिट्टी हटानी, मिट्टी है, सॉलिड है। वो गैस के गोले बुलबुले जैसे हैं, पर ये मैं सोच रहा हूँ उंगली चली जाएगी। वो इतनी भयानक स्टॉर्म, वहाँ तूफान आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनका कॉम्पोजिशन इतना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो सॉलिड नहीं है, वो गैस के गोले हैं। बचे हुए 4 जो हैं वो गैस के और बर्फ़ के गोले हैं। तो जो बृहस्पति है वो पूरी तरह से बर्फ़ का, वो गैस का गोला है, गैस ही घूम रही है, गैस, और वो एक ग्रह है। सोचो, सिर्फ एक गैस का बुलबुला, वो एक ग्रह है। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है,
और बृहस्पति के पास अभी तक 80 उपग्रह पता चल गए हैं। 80 उपग्रह, 80 चंद्रमा मान लो बृहस्पति के। और बृहस्पति का एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट जो फीचर है वो ये है, जब भी धरती से बृहस्पति ग्रह को देखा जाता है टेलीस्कोप से, तो एक बड़ा सा लाल धब्बा दिखाई देता है। एक बड़ा सा लाल धब्बा दिखाई देता है बृहस्पति ग्रह के बीच में, और वो भी ऐसे प्लेन लाल नहीं है, उसमें लाइनें से बनी हुई हैं। ग्रह है और ग्रह में एक लाल धब्बा, तो उसको बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट रेड स्पॉट वो एक तूफान है जो कई हजारों सालों से चल रहा है बृहस्पति पे। तूफान कई हजार साल से चल रहा है, और वो तूफान का बवंडर लाल धब्बा दिखता है यहाँ से। तो ये ध्यान रखना कि वो एक तूफान है, जो लाल धब्बा है वो क्या है, वो गैसों का तूफान है बृहस्पति ग्रह पे। उसके अलावा बृहस्पति ग्रह को देवताओं का ग्रह माना जाता है, उसको पूजते हैं। बृहस्पति ग्रह को देवताओं का ग्रह माना, तो उसको उपनाम दिया, जैसे शुक्र को उपनाम दिया है पृथ्वी की बहन, वैसे ही बृहस्पति को देवताओं का ग्रह। तो बृहस्पति गैस का गोला है, ठीक है। बृहस्पति की बात आता है शनि। शनि भी गैस का गोला है, पर शनि की एक ब्यूटी है कि शनि, जब आप देखोगे शनि अगर अच्छे टेलीस्कोप हो तो उसके चारों तरफ छल्ले बने होते हैं। छल्ले धरती से दिखाई देते हैं, उसके चारों तरफ छल्ले। तो उसके छल्ले जो हैं वो क्या हैं, वो भी बर्फ़ के टुकड़े ही हैं, वो भी धूमकेतु हैं, वो भी उल्का पिंड हैं। जो शनि जो कि गैस का गोला घूम रहा है, उसको चारों तरफ धुंध घूम रही है। वो वैसे धुंध है, लेकिन जब आप टेलीस्कोप देखो तो बड़े सुंदर छल्ले दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको एस्टेरॉयड बेल्ट बताई मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ठीक उसी वो जो एक राउंड राउंड पटरी सी है, गोल गोल छल्ले से हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, बिल्कुल उसी तरह के छल्ले शनि ग्रह के चारों तरफ भी हैं। तो आपको पूछा जाए कि छल्ले किस ग्रह के चारों तरफ हैं, तो शनि ग्रह के चारों तरफ हैं। और बृहस्पति के बाद शनि, बृहस्पति नंबर 1 पे है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे शनि ग्रह है, और दोनों ही गैस के गोले हैं, दोनों ही गैस के गोले हैं। शनि के अभी तक 81 उपग्रह पता चले हैं, 81 चंद्रमा अभी तक पता चले, और पता चलेंगे। अभी तो इतना ही हम ढूंढ पाए हैं साइंटिस्ट। अच्छा, सबसे बड़ा उपग्रह शनि का टाइटन है, टाइटन, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आते हैं अरुण, और फिर आते हैं वरुण। तो अरुण के बारे में, अरुण एक तरह का गैस, लेकिन वो बर्फ़ बन चुकी है गैस, क्योंकि वो सूरज से बहुत दूर पहुंच गए हैं, वहाँ तक इतनी हीट नहीं पहुंची है, ठीक है। तो वो बर्फ़ के गोले एक तरह से, लेकिन ग्रह हैं। उसके 21 उपग्रह पता चले अभी तक। फिर उसके बाद है वरुण, जिसके 14 उपग्रह पता चले। तो इनके बारे में, अरुण और वरुण के बारे में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है जो बताया जाए, तो फिर यहीं पर छोड़ देते हैं इसको। अब है, जैसे मैंने आपको बताया कि सौर परिवार का कौन कौन हिस्सा है, सूरज, 8 ग्रह, और जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है, एस्टेरॉयड की बेल्ट है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, वो सब मिला के, और ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रहों को मिला के, और 5 बौने ग्रहों को मिला के सौर परिवार बनता है। तो मैंने 8 ग्रह बता दिए, किसके कितने उपग्रह ये बताया। अब आप ये तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लो। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो बेल्ट है, उस बेल्ट में क्या क्या है। उस बेल्ट में आपके चट्टानें हैं, मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स का मतलब यही है कि जैसे लोहा है, जिस कंडीशन में हम लोहा देखते हैं उस कंडीशन में नहीं मिलता, ज़मीन से बड़ी ख़राब कंडीशन मिलता है, उसको खनिज बोलते हैं। फिर बाद में वो ओर जिसे बोलते हैं, बाद में वो कायदे फैक्ट्री में जाके लोहा बनता है, तो उन सबको मिनरल्स बोलते हैं। जैसा धरती से मिलता है उस तरह से मिनरल्स होता है, तो वो मेटल यानी कि धातुओं, तो धातुओं के मिनरल्स हैं, बर्फ़ है, धूमकेतु हैं, उल्कापिंड हैं, चट्टानें, ये सब मिला के मंगल ग्रह के चारों तरफ मंगल ग्रह नहीं, मंगल ग्रह घूम रहा है सूरज की तरफ, सूरज के चारों तरफ, उसको लेते हुए एक राउंड है, उसके बाहर एक राउंड है, एक बड़ी सी बेल्ट है, ठीक है। सूरज है बीच में, सूरज के पहला जो चक्कर लगा रहा है मरकुरी, बुध, दूसरा घूम रहा है शुक्र, तीसरी पृथ्वी घूम रही है, चौथा मंगल घूम रहा है। फिर मंगल के बाद सीधा बृहस्पति नहीं है, मंगल के बाद है एक चौड़ी सी बेल्ट, आप धुंध मान लो, धुंध छाई हुई है। फिर आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण, ठीक। तो उस बेल्ट में यही सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई।
तो इन सबको मिला के बनता है आपका सोलर सिस्टम। अब ये 24 मिनट्स की वीडियो हो गई है, तो बोलना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि लिखा अगर मैं वर्ड पे लिखती हूँ तो भी काफ़ी टाइम लगता है, और पता नहीं इतनी सारी चीज़ें लिख पाऊँगी या नहीं समझा पाऊँगी। लिख पाऊँगी तो पता नहीं समझाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये करते हैं कोशिश कि किसी किसी दिन वीडियो फेस टू फेस बना लेते हैं, और किसी दिन लगे कि बिना डायग्राम के काम चल ही नहीं रहा है तो वीडियो आपकी वर्ड पे या फिर ब्लैक बोर्ड पे बना लेंगे। ठीक है, अभी इतना ही पढ़ो, और जैसे सोलर सिस्टम के बारे में मैंने बताया उसके अलावा भी पढ़ लो थोड़ा सा, जो आपकी बुक्स में अगर कहीं सोलर सिस्टम दिया हो वो पढ़ लो, इससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कल फिर एक नया टॉपिक लेके आते हैं, और नए टॉपिक से पहले मैं ये जो है आपकी पृथ्वी, ये ग्रह में पृथ्वी और चंद्रमा, इनको पहले कराऊंगी फिर कुछ और करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।